नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था टेम्परेचर पे। और जलवायु विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है टेम्परेचर। दो ही चैप्टर ऐसे आपको मिलेंगे क्लाइमेटोलॉजी में जिनकी महत्व इतनी ज़्यादा है कि अगर उन दो चैप्टर्स को आप पूरी तरीके से सीख लेते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी का तकरीबन 40% आप सीख चुके होते हैं। क्योंकि जितना भी आगे की इन्फॉर्मेशन, जितने भी आगे के चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे वो इन्हीं दो चैप्टर से फैक्टर को निकाल कर अप्लाई करना होगा बस। ठीक है, तापमान और वायुताप, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। और इन दोनों में अगर किसी महत्वपूर्ण चैप्टर की बात की जाए तो टेम्परेचर है, इसमें कोई शक नहीं। तो टेम्परेचर के बारे में हमने एक सामान्य बातें आपके साथ किया था। टेम्परेचर क्या है, इंसोलेशन है, जो पार्थिव विकिरण है, कैसे कैसे वायुमंडल को गर्म करती है, इन सब पे हमने बातें कर लिया था आपके साथ। और कुछ टर्म्स थे जो हो गए थे। तापमान के सोर्स क्या हैं, हम इन पर भी बात कर चुके थे। और आज हम जो चर्चा करेंगे इस क्लास में वो होगा वायुमंडलीय तापमान का वितरण। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, वायुमंडलीय तापमान का वितरण। वायुमंडलीय तापमान का वितरण। देखिए, टेम्परेचर का वितरण हमें दो तरीके से देखना है। एक तो तापमान का वितरण हमें वायुमंडल में देखना है। वायुमंडल में यानी जो हमने वायुमंडलीय संरचना में पढ़ा था, कई सारी परतों में वायुमंडल बटा हुआ है, उसमें देखना है कि सतह से जब हम अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में जब आगे बढ़ते हैं तो फिर तापमान की क्या स्थिति मिलती है हमको वहाँ पर। और एक टेम्परेचर का हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना है पृथ्वी के सतह का तापमान। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक तो हमें लंबवत तापमान देखना है यानी सतह से ऊंचाई में के अनुसार, और एक तापमान का वितरण हमें देखना है क्षैतिज। ठीक है, हमें जो तापमान पढ़ना है तापमान का वितरण, तो ये तापमान हमें दो तरीके से देखना होगा। एक तो हमें देखना है क्षैतिज वितरण। क्या क्षैतिज वितरण क्या है तापमान का, और एक हमें देखना है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल। ठीक है, जब हम ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं इस टेम्परेचर की, ऊर्ध्वाधर तापमान की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये पृथ्वी है, इसके वायुमंडल में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर के तापमान को देख रहे हैं। तो आपको मैंने बताया है पहली क्लास में, इससे जस्ट पिछली क्लास में, कि जो वायुमंडलीय तापमान है उस तापमान के लिए पार्थिव विकिरण जिम्मेदार होता है। यानी पृथ्वी से निकलने वाला रेडिएशन ये वायुमंडल को गर्म करता है। क्षैतिज की बात की जाए, क्षैतिज का अर्थ ये हो गया कि ये सतह है जमीन, और हमें इसी को देखना है। ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये ध्रुव है। ठीक है, मान लीजिएगा। तो हमें ये देखना है कि 0 डिग्री अक्षांश पे कितना तापमान है, 30 डिग्री। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, 15 डिग्री तापमान हुआ, फिर 10 डिग्री तापमान हुआ, फिर 0 डिग्री तापमान हुआ। ये हमें देखना है सतह पे। ये क्षैतिज वितरण है तापमान का। क्षैतिज वितरण तापमान का समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी है, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उन्हें नहीं जानते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी सीखना शायद ही पॉसिबल हो आपके लिए। वैसे संभव तो नहीं होगा, क्योंकि जो बेसिक है वो तो आपको जानना ही पड़ेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक ही बहुत अच्छे से समझ हो जाए, और फिर आज उसके अलावा जो फैक्ट है वो तो बेसिक से आसानी से आप निकाल सकते हो। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। और बेसिक ये है कि जो सूर्य है पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में हमेशा लंबवत होता है। सूर्य पृथ्वी के कर्क और मकर रेखा के मध्य साल भर लंबवत होता है। लंबवत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें साल भर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही सीधी पड़ती हैं। तो अब ये यहाँ पे थोड़ी सी बातें आप समझ लीजिए। जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा हो गई। विषुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी में मकर रेखा है। सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य जो है वो कर्क और मकर रेखा के मध्य में ही साल भर लंबवत होता है। तो सब अगर हम कर्क रेखा पर देखें तो सूर्य कर्क रेखा पर कब लंबवत होता है? लंबवत का मतलब समझ रहे हैं ना, ये सूर्य है, इसकी सीधे किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तिरछी नहीं, एकदम सीधा, यही होता है लंबवत। तो सूर्य पृथ्वी पर यानी कर्क रेखा पर 21 जून को होता है। ये आप सब जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को पाता है। ठीक है, 21 जून के बाद में सूर्य कहाँ की ओर निकलता है?
इधर आता है, विषुवत रेखा पर 3 महीने बाद पहुंचता है सूर्य। और वो तारीख जो होती है जब यहाँ विषुवत रेखा पर सीधा उसकी किरणें पड़ती हैं, वो तारीख है 23 सितंबर को। 23 सितंबर 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, और उसके बाद में फिर वो दक्षिण की ओर आगे बढ़ता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, और फिर वापस होता है कहाँ, उत्तर की ओर, और फिर विषुवत रेखा पर 21 मार्च को पहुंचता है। 21 मार्च, और 21 मार्च से फिर कर्क रेखा पर पहुंचता है 21 जून को। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य ये करता है या फिर पृथ्वी, तो इसमें कोई शक नहीं, ये गति पृथ्वी की होती है, सूर्य की नहीं। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है कि पृथ्वी की गति ऐसे कैसे हो रही है कि सूर्य की स्थिति ऐसे बताया जा रहा है कि कर्क से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से फिर कर्क रेखा। तो अब सवाल उठता है कि सूर्य 23.5 डिग्री पर, ये जो 23.5 डिग्री पर कर्क और मकर है, इसी के बीच में क्यों? भाई सूर्य ही है, थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है और नीचे उसकी लंबवत किरणें आ सकती हैं, तो फिर यह 23.5 डिग्री की रेखा को ही कर्क रेखा क्यों माना गया और मकर रेखा क्यों माना गया, और सिर्फ 23.5, और इसी के बीच में सूर्य लंबवत होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ऐसा क्यों माना गया? तो कारण कुछ और नहीं, पृथ्वी का, अगर इसका कारण देखा जाए तो पृथ्वी का 23.5 डिग्री, क्या पृथ्वी का 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है। क्या है? अक्षीय झुकाव। देखिए ये बहुत बेसिक है, इसको आप जान कर रखिएगा, आज वाली क्लास से इसका संबंध तो है ही, लेकिन मैं हमेशा ये बात आपसे बोलूँगा क्लास में कि सूर्य लंबवत चमकता है कहाँ, कर्क और मकर के बीच में। तो आज ही वो दिन है जब आप ये समझ लेंगे कि जब हम ये बात कहें कि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत चमकता है तो इसका अर्थ क्या होगा। तो आपके मन में, आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए जैसे यहाँ पे बन रही है। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा कि पृथ्वी का 23.5 डिग्री का जो अक्षीय झुकाव है, इसी की वजह से सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में रह रहा है। यदि ये 23.5 डिग्री का झुकाव ना होता बल्कि 40 डिग्री अक्षांश का झुकाव होता तो क्या होता? तो निश्चित रूप से सूर्य 40 डिग्री अक्षांश तक जाता, लंबवत उसकी किरणें जाती। अब इसी अक्षीय झुकाव के साथ ही पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर आप ग्लोब पर देखें तो ये पृथ्वी है, मैं एकदम सीधा पकड़ रहा हूँ पृथ्वी को। अब आप देख रहे होंगे यही इसका अक्ष है, दोनों गोलार्धों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या है? पृथ्वी का अक्ष है। अब इसी के परता घूमते हुए ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। अगर ये मैं सूर्य मान ले मेरे सिर को, तो पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री का झुकाव हमेशा रहेगा इसके साथ, और फिर हमें प्रतीत होता है कि सूर्य जो है वो कर्क और मकर के मध्य में आता जाता रहता है, जबकि सूर्य स्टेबल है, लेकिन पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री जो है, यही इस अंतर को, यानी 23.5 डिग्री के बीच में सूर्य के आवाजाही को निर्धारित करता है। अब बात आती है कि इस 23.5 डिग्री का जो झुकाव है पृथ्वी का, इसको कैसे समझा जाए और इसके प्रभाव क्या होंगे। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक पहली गति है परिक्रमण गति। क्या है? परिक्रमण गति। ये परिक्रमण गति सूर्य के परितः होती है, सूर्य के चारों ओर। ठीक है, और दूसरी गति है घूर्णन गति। घूर्णन यानी अक्ष के परितः, या अक्षीय गति भी आप इसे कह सकते हैं। ये 2 गतियां हैं पृथ्वी की, और दोनों गतियों को आप कैसे समझेंगे? ये जो अक्ष है इसका, ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, इस अक्ष के परितः भी तो पृथ्वी घूम रही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये अक्षीय गति है इसकी, लेकिन ऐसे अक्ष पे घूमते हुए जब ये ऐसे सूर्य के चारों ओर गति कर रही है तो ये परिक्रमण गति है। सिंपल है, इतना आराम से समझ गए आप, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें एक गति को, इसका जो अक्षीय झुकाव है वो देखते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, और ये जो बड़ा वाला आप गोला देख रहे हो, ये छोटा वाला ये सूर्य हो गया। अब ये जो बड़ा वाला आप गोला देख रहे हो, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये। ठीक है, ये उसकी परिक्रमण गति है।
यहाँ पे हम अक्षीय झुकाव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अक्षीय झुकाव। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं पृथ्वी बनाते हैं। ये पृथ्वी है, इसमें जो आप अक्ष देख रहे हैं वो अक्ष सीधा सीधा ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है। ये पृथ्वी के बीचों बीच में ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच में मानी गई है। ठीक है, सेंटर कोर से होके जा रही है। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है, उसका अक्ष कहलाती है। ठीक, ये एक्सिस, ये आप समझ गए। अब इसी को हम लेकर आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही पृथ्वी तो परिक्रमा कर रही है सूर्य का। अब इस पृथ्वी को हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे पृथ्वी है, ये आ गई। ठीक, और ये इसमें वो काल्पनिक रेखा भी बनी है जो यहाँ पे बनी है, यानी अक्षीय रेखा। दो ध्रुवों को मिलाने वाली ये रेखा यहाँ पे खींच दिया मैंने। सेम है, जो यहाँ पे है वही पृथ्वी यहाँ पे आ गई है। अब देखिए, जो जिस रास्ते से पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण कर रही है उस रास्ते को क्या कहेंगे? पथ ही बोला जाता है ना, परिक्रमण पथ ही। पथ का मतलब रास्ता होता है, परिक्रमण का मतलब हो गया परिक्रमा करने वाला। जिस रास्ते से परिक्रमा किया जाता है वो परिक्रमण पथ है। इसी को कक्षा भी बोलते हैं, ऑर्बिट। साइंस की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ये ऑर्बिट है, जिस पे होकर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि इतने ये जो इसका कक्षा है, इसको अगर भर दिया जाए, भाई अगर पृथ्वी इस रास्ते पे चल रही है तो अगर उस रास्ते को, एक काल्पनिक रास्ता ही है, कोई हाईवे तो बना नहीं है सूर्य के चारों ओर कि उसी हाईवे से पृथ्वी घूम रही हो, नहीं, एक काल्पनिक रास्ता ही है जिससे पृथ्वी जा रही है घूमते हुए। यदि उस काल्पनिक रास्ते पे चादर रख दिया जाए, उसको भर दिया जाए, ठीक, अगर उस काल्पनिक रास्ते को भर दिया जाए तो कैसा होगा? कुछ ऐसे भरा हुआ आपको लगेगा, ऐसे। एक कक्षा जो है उसका ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को अगर चादर से ढक दिया जाए तो एक बढ़िया बन जाएगा। कैसे बनेगा? एक सीट की तरह बन जाएगा। ठीक है, और उसी सीट पे उसको दौड़ा दिया जाए। तो जो सीट है ऑर्बिट, यही वो मूल चीज़ है जहाँ से हमें अक्षीय झुकाव निकालना है। ये तो हो गया इसका, ये ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट को हिंदी में ये बोलते हैं कक्षा। अगर इस कक्षा को चादर से भर दिया जाता है तो क्या बन गया? ये कक्षा तल बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये कक्षा तल हो गया। अब यहाँ से जो ये, अब भाई कहीं पृथ्वी रखी हुई है किसी जगह पे, मान लीजिए थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए कि यहाँ पे हाईवे है, उसी हाईवे को कक्षा तल बोला जाता है। अब वहाँ पे पृथ्वी को रख दिया गया जिस हालत में ये है, यहाँ पे ऐसे, ये इस मोड़ में जब ऐसे पृथ्वी रख दिया गया तो वो जो हाईवे है वो यही होगा ना। ये मान लीजिए हाईवे है और ये पृथ्वी रखी है इसी पे, है कि नहीं? ये हाईवे हो गया और ये पृथ्वी हो गई रखी है। तो इसी को हम कक्षा तल बोल रहे हैं। बार बार आपसे समझ नहीं पा रहे हो यार, यही कक्षा तल है भाई। तो यही प्रक्रिया हम यहाँ भी तो कर सकते हैं। एक हाईवे है, हाईवे जिस पे पृथ्वी रखी हुई है, अपना घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो वही कक्षा तल है। उस कक्षा तल से देखा जाए तो ये जो अक्ष है इसका पृथ्वी का, जो पृथ्वी के बीच में है, दोनों ध्रुवों को मिला रहा है, उसके साथ एक कोण बन रहा है। ये यहाँ पे एक कोण बन रहा है कि नहीं? कक्षा तल से और पृथ्वी के अक्ष से दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है कि नहीं? लेकिन ये कोण 66.5 डिग्री का बन रहा है। और पृथ्वी का झुकाव हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कितना? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी का झुकाव, सवाल बनता है कि पृथ्वी का झुकाव कहाँ से 23.5 डिग्री है? दो सवाल बनेंगे आपके साथ। एक नया क्वेश्चन आप यहाँ सीख रहे हैं आज, जो समानता मिलेगा नहीं। जो रियल में जो सवाल बनना चाहिए वो तो ये है कि कक्षा तल जो कि ये है, ये कक्षा तल से पृथ्वी का जो झुकाव है वो 66.5 डिग्री का है, लेकिन कक्षा तल के अभिलंब से, ये इसका अभिलंब है, ये 23.5 डिग्री का है। ये यानी ये जो हाईवे है, इस हाईवे पे एक खड़ी खड़ी रेखा बना दो ऐसे, अभिलंब। अब इस अभिलंब से ये 23.5 डिग्री का झुकाव बनेगा, लेकिन यदि कक्षा तल से इसका झुकाव देखा गया तो ये बनेगा और ये 66.5 डिग्री का बनेगा। तो आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का झुकाव 66.5 डिग्री कहाँ से है? तो कक्षा तल से 66.5 डिग्री का झुकाव है, जबकि कक्षा तल के अभिलंब से 23.5 डिग्री का झुकाव है। ये दोनों झुकाव आप ध्यान रखिए।
अब ये जो अक्षीय झुकाव इसका है, ये बात समझ में आ गई यहाँ पे ना। कुछ सवाल और भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि दिन और रात का होना, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, एक वर्ष में मौसम 4 है, ये 4 मौसम क्यों होता है एक वर्ष में, और ये 12 घंटे दिन होता है, फिर 12 घंटे रात, फिर ये दिन रात छोटे बड़े कैसे होने लगते हैं। इन सभी सवालों का जवाब यहीं पे मिलेगा और आज ही मिल जाएगा आपको। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, अक्षीय ये जो झुकाव है, इस झुकाव के साथ इसका गति करना ही, ठीक है, इस अक्षीय झुकाव के साथ पृथ्वी का गति करने के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी ना होती तो एक वर्ष में मौसम 4 नहीं, एक वर्ष में मौसम 1 ही होता, ठीक है। तो अगर ये परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकाव के साथ तो मौसम बदल जाता है। अब अगर परिक्रमा करती लेकिन घूर्णन ना करती, ये वाली गति अगर ना होती तो दिन और रात ना होता, और अगर ये वाली गति ना होती तो मौसम ना बदलता, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इतना समझ में आ गया जो अक्षीय झुकाव है इसका कहाँ से है और कितना है। अब हम देखते हैं कि सूर्य का कर्क और मकर रेखा के मध्य में जो गति होती है वो कैसे होती है और उसके कारण से और क्या प्रभाव पड़ते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सूर्य साल भर लंबवत चमकता है या उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। तो कैसे पड़ती हैं उसको देख लेते हैं। ये सन है, ठीक है, ये सन है, और ये क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण पथ है या पृथ्वी का जो परिक्रमा करने का रास्ता है, ठीक है, जिस रास्ते पे वो चल के सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक, हमने 4 डेट आपको बताया था कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को कहाँ पड़ेंगी, कर्क रेखा पे पड़ेंगी। 22 दिसंबर को कहाँ, मकर रेखा पे। 23 सितंबर को कहाँ, विषुवत रेखा पे लंबवत होंगी सूर्य की किरणें। इसका अर्थ ये हो गया कि जब हम ये कहें कि सूर्य की किरणें लंबवत हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य की किरणें सीधा विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। ये एकदम सीधा, ठीक है, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं, एकदम सीधा विषुवत रेखा पे। और जब मकर रेखा पे कहें तो एकदम सीधा मकर रेखा पे किरणें पड़ रही हैं, टेढ़ी नहीं। तो यहाँ पे सन है। अगर इसकी हम किरणों की बात करें, मान लीजिए कि विषुवत रेखा पे कब पड़ती है सूर्य की लंबवत किरणें, 21 मार्च को हम लेकर चलते हैं जब ये विषुवत रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी है ऐसे, ये इसका क्या है, अक्ष है पृथ्वी का। अब पृथ्वी पर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा हम तीनों दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री अक्षांश हो गया, और ये मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ में है और ये नॉर्थ में। यहाँ पे सूर्य है, 21 मार्च का दिन है। कौन सा दिन है, 21 मार्च का। अब यहाँ पे सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, विषुवत रेखा पे सीधा पड़ रही हैं। कहाँ पे, विषुवत रेखा पर, ये, ठीक है, बीच वाली रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, ना कर्क रेखा पे पड़ेंगे ना ही मकर रेखा पे। अब पता लगा कि 21 मार्च से पृथ्वी गति करना शुरू की कहाँ की ओर। भाई पृथ्वी है, ये सूर्य की परिक्रमा ही तो करेगी। अब सूर्य का परिक्रमा 1 साल में पूरा करेगी, पूरे 12 महीने में। तो अगर पृथ्वी आज यहाँ पर है तो 3 महीने बाद कहाँ पर होगी, यानी 3 महीने बाद पृथ्वी यहाँ होगी। कहाँ पे, यहाँ पे होगी। तभी तो 4 जगहों पे हम बांट पाएंगे उसको। 3 महीने का सफर पृथ्वी तय की यहाँ, 3 महीना। और आ गई कहाँ, यहाँ पे। पृथ्वी की संरचना वैसे ही रहेगी, जैसे यहाँ बनी है वैसे यहाँ भी बनी रहेगी। और डेट कौन सा आ गया, 21 जून आ गया, 3 महीने बाद। 21 मार्च से 21 जून, और 3 महीने। अब यहाँ भी कर्क रेखा और मकर रेखा हम दिखा देते हैं। ये 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा है नॉर्थ का, ये विषुवत रेखा है यानी 0 डिग्री अक्षांश, और ये मकर रेखा है, ठीक है। और सूर्य की किरणें सीधा कहाँ जा रही हैं, ये देखो कर्क रेखा पे लंबवत चमक रही हैं। अब पृथ्वी 3 महीने, भाई लगातार पृथ्वी गतिमान है। अब 21 जून के बाद पृथ्वी फिर घूमते घूमते 3 महीने बाद कहाँ आ गई,
इस सूर्य के दूसरे किनारे पे आ गई, दूसरे साइड। अब यहाँ पे पृथ्वी का ये नहीं बदल जाएगा, जैसा इसका अक्षीय झुकाव है वैसा ही रहेगा। अभी मैं ग्लोब रख के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 महीने बाद, यानी जून से लेकर के सितंबर अब आ जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर को पृथ्वी यहाँ होगी। 23 सितंबर पृथ्वी जैसे यहाँ पे है वैसे ही इसका आकार यहाँ भी बना रहेगा, ठीक है। इस पे भी हम कर्क रेखा बनाएंगे, ये मकर रेखा 0 डिग्री और ये मकर रेखा। 23 सितंबर को फिर से पृथ्वी पर सूर्य कहाँ लंबवत होगा, 0 डिग्री अक्षांश पे, यानी यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 23.5 यानी कर्क है, कर्क रेखा, और ये 23.5 0 यानी मकर रेखा, ठीक है। अब सूर्य की किरणें फिर से कहाँ हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत। अब फिर पृथ्वी 3 महीने आगे खिसक जाएगी। जब 3 महीने का सफ़र करेगी तो 22 दिसंबर का डेट आएगा। कौन सा डेट, 22 दिसंबर। पृथ्वी ऐसे ही रहेगी, कर्क रेखा, मकर 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, और ये 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा। ये 0 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ और ये 23.5 साउथ। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होगा, लेकिन कहाँ होगा, मकर रेखा पर। और फिर 3 महीने पृथ्वी चलेगी, फिर से 21 मार्च को कहाँ आ जाएगी, फिर से सूर्य कहाँ लंबवत चमकेगा, विषुवत रेखा पर। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति है, और पृथ्वी लगातार परिक्रमा करते हुए इन स्थितियों में पहुंचेगी। और ये जब पृथ्वी चूंकि गति करती रहती है, सूर्य अपनी जगह पर है, लेकिन ये 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण ये जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य ही आगे पीछे हो रहा है, जबकि सूर्य ऊपर नीचे नहीं होता। ये देखो, ये ऐसे मैं ग्लोब पकड़ा हूँ, ऐसे आपको क्या लग रहा है, जैसे यहाँ मैंने पृथ्वी बनाया है थोड़ा ऐसे झुकी हुई है, वैसे ग्लोब भी झुका हुआ है। ये पृथ्वी का रियल मॉडल है। अगर ऐसे रख दें हम, ये ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ जब आएगी तब भी तो वही स्थिति होगी। जब यहाँ पर है पृथ्वी तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, कर्क रेखा पर पड़ रही हैं सीधा सीधा। लेकिन जब यहाँ पे आएगी पृथ्वी तो सूर्य की किरणें सीधा सीधा विषुवत रेखा पर पड़ेंगी। और जब पृथ्वी यहाँ होगी तो सूर्य की किरणें सीधा सीधा मकर रेखा पर होंगी, और फिर पृथ्वी घूम के यहाँ पहुँचेगी तो सूर्य की किरणें फिर कहाँ होंगी, विषुवत रेखा पर होंगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यही सूर्य के पृथ्वी की परिक्रमण गति है। और सूर्य का जो आना जाना है वो कर्क से लेके मकर के बीच में रहता है। क्यों, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये 23.5 डिग्री का झुकाव है जो पृथ्वी का, यही निर्धारित करता है कि सूर्य की किरणें वही लंबवत होंगी। यदि ये झुकाव 1-2 डिग्री और अधिक होता तो सूर्य और आगे तक लंबवत चमकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब ऋतु कैसे परिवर्तित होती है भाई, आज सूर्य कहाँ पर है, मान लो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा, ठीक है। ये कर्क है, विषुवत, और ये मकर। जब सूर्य यहाँ पे, सूर्य की किरणें सीधा पड़ रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो तिरछा पड़ेंगी कि नहीं। जैसे आप इसी में समझिए, अगर सूर्य की किरणें बीचों बीच में पृथ्वी के सीधा पड़ रही हैं, तो अगर हमें यहाँ की बात की जाए तो यहाँ तो सीधा नहीं पड़ रही हैं, बल्कि तिरछी हो जा रही है ना, थोड़ी सी तिरछी किरणें पड़ेंगी। अगर तिरछी पड़ेंगी तो सूर्य तब कम पड़ेगा वहाँ पे, तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो जब सूर्य उत्तरायण गोलार्ध में होता है, यानी कर्क रेखा पर होता है 21 जून को, तो कर्क रेखा पे ज़्यादा उसमें प्राप्त होती है, ज़्यादा सूर्य तब मिलता है। लेकिन मकर रेखा तो दूर हो गया भाई, यहाँ सूर्य लंबवत है तो यहाँ पे तो निश्चित रूप से कम प्रकाश पहुँचेगा सूर्य का। तो ऋतु बदल जाती है, ठंडी से गर्मी हो जाती है, गर्मी से ठंडी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी आपसे इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जाए कि अगर पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री नहीं होता तो क्या ऋतु परिवर्तन होता, तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि ऋतु परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्यातप जो है वो जब पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो मकर रेखा पर क्या होता है, प्रकाश कम पहुंचता है। ये कुछ ऐसे हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य हम बना दें, ये सन है ये, तो अगर पृथ्वी का झुकाव ना होता ऐसे प्रकाश पड़ता पृथ्वी पर, ठीक है, और आधी पृथ्वी पर लगभग प्रकाश पड़ता है यहाँ तक। और लगातार अब झुकाव होने के कारण अब इसी को हम, ये जो रेखा सीधा सीधा थी, इस रेखा को हम ऐसे कर देते हैं, ये तिरछा बना दी, यानी यही तो झुकाव है 23.5 डिग्री का। तो अब क्या हो रहा है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, मान लो यहाँ लंबवत होता है सूर्य, तो यहाँ से ये कुछ कवर कर लेता है यहाँ तक, यानी अक्ष के आगे भी पहुँच जाता है, ध्रुव के उस पार भी चला जाता है सूर्य का प्रकाश। लेकिन यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, यहीं तक आती हैं बस, यानी यहाँ ध्रुव तक भी नहीं पहुँच पाती सूर्य की किरणें। और जब
जब लंबवत होता है या कहाँ पे, विषुवत रेखा पे, तब ये पूरा बराबर कवर करती हैं। और यही वजह है कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तब दिन और रात एक समान होते हैं, यानी लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें। फिर सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, और जब मकर रेखा पर लंबवत होगा सूर्य तो क्या स्थितियाँ होंगी भाई, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमक रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सन है वो यहाँ पर होगा। तो सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत तो मकर रेखा पर पड़ रही हैं, इधर तो ज़्यादा क्षेत्र तक आ जाएंगी तिरछी किरणें, लेकिन इधर यहीं तक आएंगी, बहुत हुआ तो यहाँ तक, यानी इधर ये ध्रुवीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव छूट जाएगा, ये खाली छूट जाएगा, लेकिन यहाँ जो पोल है पोल के इस पार तक किरणें आ जाएंगी। तो यहाँ इतना कवर करेंगे, कब, जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होगा तब। और जब कर्क रेखा पर लंबवत होगा, यानी यहाँ पर ये देखिए, जब यहाँ पर सूर्य लंबवत है कर्क रेखा पर, तो यहाँ से किरणें यहाँ तक पहुँच जा रही हैं, लेकिन यहाँ इतनी दूरी तक कवर कर पा रही हैं, इधर ध्रुव छूट जा रहा है। ये बात समझ में आ गई आपके? उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति देखने के बाद कुछ बातें तो हैं जो स्पष्ट हो गई, जैसे कि एकदम पोल पर जो पृथ्वी है, इसका जो ये है ध्रुव, एकदम ध्रुव पर अगर देखा जाए पोल पर, तो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। कैसे? ये देखो, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा यहाँ पर, तो सूर्य का प्रकाश जो होगा वो 6 महीने तक, अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लगभग 6 महीने तक रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 6 महीने तक रहता है, तब सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आ रहा है इतना। तो जब यहाँ तक प्रकाश पहुँच रहा है पृथ्वी ध्रुव के इस पार तक, तो लगभग 6 महीने तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। एकदम पोल की बात मैं कर रहा हूँ, ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। लेकिन जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा यहाँ पर, तब भाई मकर रेखा के नज़दीक तो दक्षिणी ध्रुव है, तो इधर दिन हो जाएगा और यहाँ 6 महीने तक प्रकाश ही नहीं पहुँच पाएगा इस ध्रुव पे। क्यों? क्योंकि अब सूर्य यहाँ पे लंबवत है पृथ्वी के अकॉर्डिंग, सूर्य नीचे ऊपर नहीं हो रहा है। ये 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जब घूमते घूमते इसका कभी उत्तरी गोलार्ध तो कभी दक्षिणी गोलार्ध लंबवत हो जाता है, कभी कर्क रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो कभी मकर रेखा पर। वो डेट भी आपको पता चल गया, वो समय भी पता चल गया है, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, लेकिन ध्रुव पर होती है एकदम। जैसे आप थोड़ा सा आगे पीछे होंगे वो दिन और रात घटना बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है। क्यों? क्योंकि 21 मार्च के बाद में कहाँ जाता है सूर्य? 21 जून की ओर, और फिर वहाँ से वापस भी तो होता है। अभी मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए ऐसे, तो 21 मार्च को सूर्य यहाँ पे है, 21 मार्च को विषुवत रेखा पे है, फिर 21 जून को कहाँ गया? कर्क रेखा पर, फिर 21 जून से 23 सितंबर फिर आया विषुवत रेखा पे। तो ये जो विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर गया और कर्क रेखा से फिर विषुवत रेखा पर आया, 6 महीने हो गए। अब 6 महीने, अब फिर यहाँ विषुवत रेखा से 22 दिसंबर मकर रेखा पर, फिर 22 दिसंबर से 21 मार्च फिर विषुवत रेखा पहुँचेगा। तो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहता है, ठीक है। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इसको उत्तरायण बोलते हैं, उत्तरायण, ये सब ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्ट है कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसको बोलते हैं दक्षिणायन, ठीक है। ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। चित्र में आपने देखा ही, यही 2 तारीख, यहाँ 21 मार्च से 23 सितंबर दिया, यहाँ 23 सितंबर से 21 मार्च दिया हुआ है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार मैं फिर से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ठीक है। कर्क और ये मकर और ये विषुवत। यहाँ पे 21 जून को है सूर्य, ठीक, यहाँ पर। फिर आया 23 सितंबर, 23 सितंबर को कहाँ पे है सूर्य?
विषुवत रेखा पे। फिर 22 दिसंबर कहाँ पे है? मकर रेखा पे। और फिर 21 मार्च कहाँ पर है? विषुवत रेखा पे। और फिर 21 जून को कहाँ पे है? कर्क रेखा पर। तो अब आप क्या देख रहे हैं? अब मैंने यहाँ फैक्ट में क्या 21 मार्च से 23 सितंबर, ये 21 मार्च है, 21 मार्च से गया 21 जून, फिर आया 23 सितंबर, 6 महीने हो गए, यानी 23 सितंबर तक कहाँ पे है? यही है मेन गोलार्ध को बांटने वाला रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा यही है। इसी के उत्तर में 6 महीने सूर्य रह लिया। और दूसरा क्या है? 23 सितंबर से 21 मार्च। तो यहाँ 23 सितंबर से नीचे आ रहा है ना 22 दिसंबर, और फिर ऊपर जा रहा है 21 मार्च को, तो यहाँ भी 6 महीने हो गया। वही यहाँ लिखा है कि 23 सितंबर से 21 मार्च सूर्य कहाँ पे है? ये विषुवत रेखा के दक्षिण में है, यहाँ इधर, और ये वाला उत्तर में है। तो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहता है। कैसे रहता है ये आपने देख ही लिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जटिल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप देखने के बाद में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये चीज़ मैं दोबारा भी समझाऊंगा, तिबारा भी समझाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा आपके तब तक समझाऊंगा। क्योंकि अगर इनको नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे के लिए तो आपको बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो पृथ्वी की जो दोनों गतियाँ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्लाइमेटोलॉजी को समझने में। ठीक है, फिलहाल तो मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। यदि अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, फिर मैं अगली क्लास में उसको ज़रूर समझाऊंगा। अब हम अपने मूल टॉपिक पे लौटते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? वायुमंडलीय तापमान का वितरण। ठीक है, और इसमें हमें 2 वितरण पढ़ना है, एक तो क्षैतिज वितरण और एक ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, और इन वितरण की बातें हम, तापमान के वितरण की बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।